जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो हमारे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बिल्कुल करता हूँ कि आपको 10 या 15 क्वेश्चन ला करके करा दूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँ, जिससे आप चीज़ों को समझ सकें और परीक्षा में अगर उससे प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो इससे पहले कि जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे ये एलिमेंट होते हैं इनका आवर्ती वर्गीकरण होता क्या है, यानी कि इनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के ऊपर आपको बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं। अब इन एलिमेंट को एक व्यवस्थित ढंग से जब हम लोग कहीं पर प्लेस करते हैं तो उसी को हम लोग तत्वों के आवर्गीय वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। अब इनका जो वर्गीकरण है वह हमारे विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरीके से किया गया। सबसे पहले आते हैं डोबे राइनर भाई साहब। तो इन्होंने एक त्रिक का सिद्धांत दिया, तो ये सिद्धांत फेल हो गया। फिर हमारे न्यूलैंड भाई साहब आते हैं, ये अपने अष्टक का सिद्धांत देते हैं, ये भी फेल हो जाता है। फिर हमारे मेंडलीव आते हैं, ये लीव होगा, ये अपनी एक नई आवर्त सारणी बनाते हैं, ये भी फेल होता है। और उसके बाद में आता है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जो कि वर्तमान में भी एग्जिस्टेंस में पाया जाता है। तो ये हमारे इन सभी के द्वारा दी गई अलग अलग आवर्त सारणियां हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि डोबे राइनर जो भाई साहब थे इनके त्रिक का सिद्धांत क्या था। तो 1829 में इन्होंने अपने त्रिक का सिद्धांत दिया था। तो ये पहले ध्यान रखेंगे, इन्होंने ये कहा कि जो हमारे तत्व होते हैं उन्हें हम लोग तीन तीन के समूह में रखेंगे और इसीलिए इसे हम त्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और तत्वों को जो इनके द्वारा समूह में रखा गया था वह परमाणु भार के ऊपर आधारित था। कैसे? आइए थोड़ा सा समझते हैं। ये आप देख सकते हैं लिथियम जिसका परमाणु भार है यानी कि एटॉमिक वेट है 7। सोडियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक वेट है 23 और यहाँ पर है पोटेशियम जिसका एटॉमिक वेट है 39। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे लास्ट के दो एलिमेंट हैं इन दोनों एलिमेंट के अगर हम लोग परमाणु भार को ऐड करते हैं यानी कि मान लीजिए 39 हो गया, 7 हो गया, तो ये आपका आता है 46 और 46 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारा आ जाता है 23 जो कि सोडियम का यहाँ पर परमाणु भार होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि ऐसे हम लोग सारे एलिमेंट को व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन ये जो रूल है वह हमारे सभी एलिमेंट के ऊपर लागू नहीं होता है। कुछ जगह पे ये सटीक बैठता था लेकिन बहुत सारे केस में ये जो हमारा फार्मूला था वह सटीक नहीं बैठता था, तो इसीलिए इसे खारिज कर दिया गया। तो डोबे राइनर का यहाँ पर सिद्धांत खारिज हुआ। उसके बाद में 1866 में आ जाते हैं हमारे न्यूलैंड भाई साहब। इन्होंने अपनी एक नई ही थ्योरी दे दी। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे यहाँ पर एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में वर्गीकृत करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी एटॉमिक वेट के आधार पर ही हमारे जो एलिमेंट होते हैं उनको वर्गीकृत किया था। वर्गीकृत में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से ये शुरू होता है, उसके बाद में आपका लिथियम हो गया, फिर बेरिलियम हो गया, फिर बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और आपका है ऑक्सीजन। और इन्होंने कहा कि हर एक तत्व जो है वह अपने से 8वें तत्व के साथ में जो भी गुण होते हैं उन सभी के साथ में समानता रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के बाद में जो हमारा 8वां तत्व है वह आपका है सोडियम। कौन सा है? सोडियम। तो इन्होंने कहा कि अगर हम लोग ऐसे एलिमेंट को व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसके बाद में जो 8वां एलिमेंट आएगा उन दोनों के जो भी गुण होंगे उनमें आपको समानता देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग इस सिद्धांत की बात करते हैं तो यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। इसके बाद में यह सिद्धांत बाकी अन्य एलिमेंट के ऊपर लागू नहीं होता था। और इनके पीरियोडिक टेबल की एक कमी यह भी थी कि जो भी हमारे नए एलिमेंट डिस्कवर किए गए उसके बाद में उसके लिए इन्होंने कोई भी स्थान अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं छोड़ा था। देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी नए एलिमेंट के लिए स्पेस नहीं है। तो इनका भी ये जो सिद्धांत वह हो जाता है खारिज। फिर हमारे आते हैं मेंडलीव भाई साहब। तो मेंडलीव भाई साहब ने 1869 में अपनी पीरियोडिक टेबल को रखा था। इन्होंने भी जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी इसमें जो हमारे एटम होते हैं
उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अनुसार रखा था, यानी कि जो परमाणु भार होते हैं उन्हीं के अनुसार तत्वों को वर्गीकृत किया था। इनके पीरियोडिक टेबल की एक खास बात यह थी कि यहाँ पर जो भी नए तत्व खोजे नहीं गए थे, यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट अननोन थे, उन सभी के लिए स्पेस भी यहाँ पर इन्होंने छोड़ा था। तो इनकी जो आवर्त सारणी थी, इसमें कुल आपको 8 वर्ग मिलेंगे और 7 आवर्त इसमें देखने को मिलेंगे। कितने थे? 7 आवर्त इसमें थे। लेकिन अब यहाँ पर इनके अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की कमी की बात करते हैं तो इनके पीरियोडिक टेबल में आप पाएंगे कि जो भी हमारे समान गुण वाले एलिमेंट हैं वह आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? उनका जो प्लेस है वह आपको अलग अलग मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी इनर्ट गैसेज होती हैं, यानी कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, उनको भी कोई स्थान इसमें नहीं मिला था। तो इसीलिए मंडलीव की भी जो आवर्त सारणी होती है वह भी यहाँ पर खारिज हो जाती है। फिर आते हैं हमारे हेनरी मोज़ले। तो 1913 में इनके द्वारा एक नई आवर्त सारणी की अवधारणा रखी गई और ये जो नई आवर्त सारणी थी, इसमें हेनरी मोज़ले ने जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं उनके अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो कल मैंने जो डेली एनालिसिस वाला वीडियो था उसमें आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, जल्दबाजी में उसमें गलती हो गई थी। तो यहाँ पर हेनरी मोज़ले की हम बात कर रहे थे। तो 1913 में इनके द्वारा आवर्त सारणी बनाई गई। आवर्त सारणी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट थे उनको उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। इनकी जो आवर्त सारणी थी इसमें कुल आपको 18 वर्ग मिलेंगे, यानी कि 18 ग्रुप थे और 7 आवर्त यानी कि 7 पीरियड थे। कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट थे, जिसमें से आपके 98 नेचुरल थे और 20 इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट को भी शामिल किया गया था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट हैं उनको व्यवस्थित किया गया है। तो ये जो आपका होता है ये होता है वर्ग। तो एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि कुल कितने वर्ग होते हैं, तो कुल हमारे ग्रुपों की संख्या होती है 18। कितनी होती है? 18 इनकी संख्या होती है। अगर हम लोग पीरियड की बात करते हैं यानी कि आवर्त की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 7। ये आप ध्यान रखेंगे कि इनकी संख्या होती है 7। नीचे वाले भी हमारे यहाँ पर अलग से काउंट नहीं किए जाते हैं। 57 के बाद 58 यहीं पर काउंट होता है और 89 के बाद में ये हमारा यहीं पर काउंट होता है। तो आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो हमारे पहले वर्ग के एलिमेंट होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वाले जो हैं इन्हें हम लोग क्षारीय धातुओं के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्षारीय धातुओं के नाम से इन्हें हम जानते हैं। उसके बाद में जो हमारे सेकंड हैं इन्हें हम लोग क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं। फिर हमारे थर्ड से लेकर के जो 12 तक के हैं इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये जो हमारे ब्लू कलर में मार्क किए गए हैं, तो ये जो सारे हमारे एलिमेंट हैं इन्हें हम लोग अर्ध धातुओं के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अर्ध धातुओं के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर 14वें नंबर में आपकी कार्बन फैमिली है, 15वें नंबर पर आपकी नाइट्रोजन फैमिली है, 16वें नंबर पर आपकी ऑक्सीजन की फैमिली है और 17वें नंबर पर जो हमारी होती है उसे हम लोग हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। फिर हमारा आ जाता है 18वां वर्ग और इसे हम लोग इनर्ट गैस फैमिली के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको हीलियम मिलेगा, नियान मिलेगा, आर्गन मिलेगा। तो ये सारे हमारी होती हैं इनर्ट गैसेज। फिर हम लोग आते हैं अपनी आवर्त सारणी में थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लैंथेनाइड। ये आप देख सकते हैं लैंथेनाइड है, जिसमें आपके एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 एलिमेंट शामिल हैं। और आपको ध्यान रखना है कि चाहे हम लैंथेनाइड एलिमेंट की बात करें या फिर एक्टिनाइड एलिमेंट की बात करते हैं, इनकी टोटल संख्या 14। कितनी है? 14 इनके टोटल एलिमेंट शामिल किए गए हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि परीक्षा में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका है ऑक्सीजन। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु की बात करते हैं तो ये आपकी है एल्यूमिनियम। कौन सी है? एल्यूमिनियम है। सबसे ज़्यादा मिलने वाली उपधातु की बात करते हैं तो ये आपकी है सिलिकॉन। कौन सी है? सिलिकॉन है। ध्यान रखिएगा, ये हम पृथ्वी पर बात कर रहे हैं, ये हम वायुमंडल में बात नहीं कर रहे हैं। वायुमंडल में आपकी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो इसमें आपको ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलेगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो ये आपके एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, लेकिन अगर हम लोग गुब्बारों में भरे जाने वाले सबसे हल्के गैस की बात करते हैं तो वह आपका होता है हीलियम। सबसे हल्की धातु की बात करते हैं तो ये आपका होता है लिथियम।
इसी प्रकार से अगर हम लोग सबसे भारी तत्व की बात करते हैं तो ये आपका होता है अनअनोक्टियम। कौन सा है? अनअनोक्टियम सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 118। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ये आपका है यूरेनियम, 92 इसका एटॉमिक नंबर है और यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो ये आपका है ऑस्मियम जिसका परमाणु क्रमांक है 76। द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो ये आपका है पारा, परमाणु क्रमांक इसका होता है 80। द्रव अवस्था में मिलने वाली अधातु कौन सी है? तो ये है ब्रोमीन और ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं जिनसे एनटीपीसी में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, कई बार ये पूछा जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पर ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे एटम होते हैं उनके रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है या उनके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे जैसे हम लोग किसी समूह में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो हमारे एटम होते हैं उनका आकार छोटा होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आवर्तों में आगे बढ़ते हैं तो इनका जो आकार होता है वह बढ़ता है। अब डीप में मैं नहीं जाऊँगा कि यहाँ पर आकार बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हम लोग ग्रुप में आगे जाते हैं तो आकार घटेगा और अगर हम लोग आवर्त में आगे जाते हैं तो इनका जो आकार है वह बढ़ेगा। फिर कई बार पूछा जाता है कि हाँ, यहाँ पर वही मैंने आपको बताया कि आकार इनका घटता बढ़ता क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कारण से इनका आकार जो है यानी कि जो इनका साइज है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वर्ग में जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह आपकी इंक्रीज होगी, यानी कि वह आपकी बढ़ती है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्लोरीन होता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। उसी प्रकार से अगर हम लोग आवर्त में नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह यहाँ पर घटती है। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। तो ये आपके सामने दिया हुआ है कि किस प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पीरियोडिक टेबल से उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। ये एक शॉर्ट वीडियो था, अदरवाइज ये कम से कम 1 घंटे का वीडियो होता है, तब जाकर के चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर होती हैं। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट में इन सभी चीज़ों को समझा दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।